जय हिंद साथियों। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा क्या होता है। गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा होती है वही वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। कोई वस्तु अगर गति में है तो उसके अंदर एक एनर्जी है और यह एनर्जी वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाएगी। समझ रहे हैं? जैसे बंदूक के अंदर जो गोली होती है वह गोली निकाल के हम आपको इस तरह से मार दें तो वह आप पर घात नहीं कर पाएगी, धंसेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें गति उतना नहीं है, बहुत ज़्यादा गति नहीं है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन वही गोली जब हम बंदूक में लगा के, कालीन भैया वाली बंदूक में लगा के गोली मारते हैं तो उस गोली में क्या होता है? गति बहुत ज़्यादा हो जाती है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जहाँ टकराती है वहाँ घात पहुँचा देती है। समझ रहे हैं? तो वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। समझ रहे हैं? ठीक। जैसे आप साइकिल से आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे से आके हमें टक्कर मार दीजिए तो ज़्यादा हमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप तेज़ी से आ रहे हैं, गति ज़्यादा है आपकी, तो आपके अंदर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी से टक्कर मारेंगे। बात समझ रहे हैं? तो गति के कारण ऊर्जा जो होती है वही ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। दिमाग में आपके एक और ख्याल आ रहा होगा कि वस्तु कार्य ऊर्जा जो है वो कार्य करने की क्षमता होती है, तो कुछ कार्य जैसा भी इसमें आना चाहिए। तो हाँ, अभी हम दूसरा परिभाषा भी लिख दे रहे हैं, अथवा एक डिफिनेशन और लिख दे रहे हैं, उसे समझ लीजिए। एक डिफिनेशन तो ये है गतिज ऊर्जा का, एक डिफिनेशन ये है कि विरामावस्था की किसी वस्तु को, विरामावस्था के किसी वस्तु को गति में लाने के लिए किया गया कार्य। विरामावस्था में कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए किया गया कार्य जो होता है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाता है। विरामावस्था की किसी वस्तु, कोई वस्तु रुकी है, आप बल लगाए और बल लगा के क्या कर दिए? उस गति मिला दिए, तो बल लगाने पर कुछ विस्थापन भी आया होगा। अब विस्थापन आया इसका मतलब आपने कुछ कार्य कर दिया। बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य है, तो जो आपने कार्य किया वही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, और वह ऊर्जा कौन सी है? गतिज ऊर्जा। तो वही कह रहा है कि विरामावस्था के किसी वस्तु को गति में लाने के लिए किया गया कार्य, अथवा या एक और भी परिभाषा है। सर और परिभाषा है? हाँ, कोई गतिमान वस्तु है, इसका मतलब गति में है तो उसके अंदर ऊर्जा है। गति में है तो इसका मतलब ऊर्जा पहले से गतिज ऊर्जा है। हाँ, कोई गतिमान वस्तु है, उसे आप रोकना चाहते हैं। जब रोकना चाहेंगे तो आपको बल लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। हाँ, लगाएंगे तो वो क्या करेगी? उसके अंदर जब ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, रुकेगी तब जब ऊर्जा लॉस होगा तो ऊर्जा वो क्या करेगी? लॉस करेगी। तो जो ऊर्जा गतिमान वस्तु लॉस करती है विराम में आने के केस में, वही लॉस ऊर्जा गतिज ऊर्जा उसकी कहलाती है। तो किया गया कार्य या गतिमान वस्तु विराम अवस्था में आने के लिए, गतिमान वस्तु विरामावस्था में आने के लिए जो ऊर्जा व्यय करती है, व्यय माने लॉस करती है, वही उस वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है। देखो तीन तीन परिभाषा सामने आपके पड़े हैं
किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा होती है। कोई वस्तु विराम में है, उस पर बल लगाकर विस्थापित कर दो तो जो आप कार्य किए वह उस वस्तु में गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तीसरी बात क्या, कोई वस्तु पहले से गतिमान है, उसे बल लगा के रोक दो तो वस्तु द्वारा जो ऊर्जा लॉस किया जाएगा वह उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है, जो ऊर्जा लॉस होगा। तो बातें समझ में आ गई होंगी शायद। अब गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो इसे माने गतिज ऊर्जा को इसे K से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, K से। और यह क्या है, यह एक अदिश राशि है। दुनिया की हर ऊर्जा अदिश है तो ये भी अदिश है। यह क्या है, अदिश राशि है। और इसका भी मात्रक क्या है इसका SI मात्रक इसका भी क्या होगा, जूल होगा। SI मात्रक जूल है, इसका SI मात्रक क्या है, जूल है, जो ऊर्जा का होता है CGS में अर्घ होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यम द्रव्यमान के किसी वस्तु का वेग भी हो तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा बताओ। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, हाफ mv²। के बराबर क्या, हाफ mv²। जहाँ कौन क्या है ऊपर लिखा ही गया है। m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है, k क्या है, गति ऊर्जा। तो k बराबर हाफ mv²। बातें समझ में आया। हाँ, ये किस में रहेगा, जूल। ठीक, क्योंकि m SI में, v SI में, तो k भी SI में होगा। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला k बराबर हाफ mv²। कोई दिक्कत नहीं सर। ये कब आएगा, कोई वस्तु है उसमें अगर गति है तो, क्योंकि वेग भी क्या है, वेग है। अगर कोई वस्तु में गति नहीं है तो गतिज ऊर्जा नहीं होगी। समझ रहे हैं, v 0 होगा तो गतिज ऊर्जा नहीं होगी। किसी वस्तु में उसके गति के कारण ऊर्जा आती है। ठीक, ओह k बराबर हाफ mv² होता है। कोई दिक्कत नहीं, इसे जरा बना लो फिर हम आगे बात करें। देखिए क्या पढ़ने चल रहे हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। गतिज ऊर्जा पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा का क्या प्रमेय है। गतिज ऊर्जा और कार्य ये किस तरह से संबंधित है। तो कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। कोई भी कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये थ्योरम क्या है, जो किया गया कार्य है, किया गया कार्य W इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा K के बराबर होता है। ये थ्योरम है। कैसे आएगा बात करते हैं अभी। या ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो कि W इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल, मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, जहाँ Kf बराबर क्या है, अंतिम गतिज ऊर्जा, और Ki क्या है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। Kf माइनस Ki। डेल्टा K क्या होता है, ऊर्जा में परिवर्तन। तो वर्क क्या होता है, किया गया कार्य। कार्य ऊर्जा थ्योरम क्या है, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। सर ये कैसे आया, तो देखता हूँ कैसे आया। चलो ये देखिए, ये कोई वस्तु है, ठीक है। ये कोई वस्तु है और इस पर बल लगाकर यहाँ तक विस्थापित कर दिए। इस वस्तु पर बल लगाए और बल लगाकर यहाँ तक विस्थापित कर दिए। विस्थापन यस हो गया। और फोर्स जो लगा रहे हो वो F है। अगर फोर्स लगाए विस्थापित हुआ तो इसका मतलब कुछ कार्य किए। हाँ सर ये तो पक्का है। इसका प्रारंभिक वेग कुछ होगा, मान लीजिए u है, और अंतिम वेग क्या हो जाएगा v, क्योंकि फोर्स लगाया हो। तो चलो किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापित किए हो तो गति के तृतीय समीकरण से
हम प्रूफ करने चल रहे हैं। प्रूफ ये कैसे आया, तो गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से। तो तृतीय समीकरण क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, यस है, कोई दिक्कत नहीं सर। इससे पक्षांतर करो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a बराबर यस। यस का वैल्यू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, यस की वैल्यू आ गया। और वर्क इक्वल टू क्या होता है, किया गया कार्य इक्वल टू क्या होगा, उसमें किया गया कार्य, भाई बल लगाकर विस्थापित किए हो तो किया गया कार्य W बराबर क्या होगा सर, F इंटू यस हो जाएगा। बल की दिशा में है, एफ एस कॉस थीटा होगा, कॉस 0 हो जाएगा, तो 0 का मान है क्योंकि बल विस्थापन एक ही दिशा में है। ठीक है, F का वैल्यू क्या होगा, F बराबर सर ma होगा, इंटू यस का वैल्यू यहाँ से रख दो, विस्थापन जो हुआ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो भाई साहब ए से कट गया, तो क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, ये W बराबर आ गया। हाँ, जब W बराबर ये आ गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं अब जाके, हाँ थोड़ा और खोल दो इसे, तो W बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। बोलो ऐसा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हो। अरे यही सेम बात तो है यार। हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, भी क्या है, अंतिम वेग है, द्रव्यमान इसका कुछ मास है, इस पिंड का कुछ मास है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, वेग के स्क्वायर का गुणनफल हाफ कर दो, तो वही तो गतिज ऊर्जा होता है। ये अंतिम गतिज ऊर्जा दिख रहा होगा, प्रारंभिक वेग यू है तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। यही तो आगे चल के क्या लिख सकते हो इसे, के एफ माइनस के आई। बोलो हाँ या ना, इसका मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, यही तो है। और यही को क्या कह सकते हो, W बराबर डेल्टा के। अब ये मत देखना कितना डिब्बा बना रहे हैं ऐसे अच्छा लगने के लिए बना दे रहे हैं। तो प्रूफ हो गया कि नहीं। हाँ, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, कुछ नहीं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु के एनर्जी परिवर्तन अर्थात काइनेटिक एनर्जी परिवर्तन के बराबर होता है, डेल्टा के बराबर होता है। अब आपसे कह देगा कि किसी वस्तु पर जो है 500 जूल 1000 जूल का एनर्जी परिवर्तन हो रहा है, तो किया गया कार्य बताइए। तो एनर्जी परिवर्तन जो है वही कार्य है। किसी वस्तु को बल लगाने से उसमें 1000 जूल का परिवर्तन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, तो W वही हो जाएगा। समझ में आया। हाँ, बना लीजिए इसे। गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है, पता नहीं सर, चलिए देखते हैं। चूँकि K बराबर क्या होता है सर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, गतिज ऊर्जा K बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ ऐसा, और P बराबर क्या होता है, चूँकि संवेग P बराबर होता है वो एम वी होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। हाँ, तो एक द्रव्यमान का और ऊपर नीचे गुणा कर दो तो थोड़ा सा सेटिंग हो जाएगा। तो क्या सेटिंग हो जाएगा, यम का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हो। के बराबर, बोलो लिख सकते हो। हाँ, अब एम स्क्वायर है वी स्क्वायर, तो दोनों के स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ लिख सकते हो दिस का होल स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं। और एम इंटू वी क्या होता है, पी होता है, तो के बराबर क्या हो जाएगा सर, पी स्क्वायर अपॉन 2m, एम ए वाला आ गया, 2m आ गया। तो यहाँ ही छोड़ सकते हो, एक तो ऐसे ही फार्मूला छोड़ सकते हो, ठीक है। के बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m, या पी के रूप में निकाल लो, या ऐसे लिख दो सर, पी बराबर पी स्क्वायर बराबर 2 का तिर्यक गुणा 2 मनोज कुमार, पी स्क्वायर बराबर 2 मनोज कुमार, ऐसे भी लिख सकते हो, याद रहेगा। पी स्क्वायर बराबर 2 मनोज कुमार, जहाँ कौन क्या है, जहाँ यम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, और के क्या है, गतिज ऊर्जा है। इस पर सवाल जरूर आता है एग्जाम में, ध्यान देना। और पी क्या है, रेखीय संवेग है, केवल संवेग भी कहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंटम है।
P रेखीय संवेग है। तो इसमें क्या संबंध होता है, रेखीय संवेग गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान में, तो P² बराबर 2m के। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मास क्या है, मास तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब K और P में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध है, सीधा अनुक्रमानुपाती। K और P में सीधा अनुक्रमानुपातिक संबंध है। लेकिन K P के साथ कैसा संबंध रखता है, P के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, K P के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब P जिस रूप में बढ़ेगा उसके स्क्वायर के रूप में K बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती स्क्वायर के रूप में है, इसका मतलब P जैसे बढ़ेगा, जैसे 2 गुना बढ़ गया, P का मान 2 गुना हो जाए, संवेग 2 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी सर, 4 गुनी हो जाएगी। जैसे इसी सवाल कर दें हम आपको, क्वेश्चन 1, यदि संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं है, इसे सॉल्व थोड़ी करना है। मास क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा, मास कांस्टेंट रहेगा, K प्रोपोर्शनल टू P², सीधा सीधा। 2m भी कांस्टेंट है। अब P को अगर 2 गुना कर रहे हो तो 2 रख दो इसके स्थान पे, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा सर, 2 का स्क्वायर 4, तो K 4 गुना हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो चाहो तो सीधा सीधा इसी से लगा सकते हो, और नहीं तो कहो तो कोई फार्मूला बना दें। ठीक है, फार्मूला भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो K डैश आएगा वो n² K के बराबर आएगा सदैव। सर ये क्या बना दिए, जो नया गतिज ऊर्जा आएगा वो जितना गुना किए रहोगे, n का है, जहाँ n क्या है, गुना, संवेग कितना गुना किए, तो संवेग जितना गुना करोगे उसी का स्क्वायर कर देना, गतिज ऊर्जा पुराने गतिज ऊर्जा के बराबर आ जाएगा। बात समझ रहे हो, चाहो तो ऐसे कर सकते हो, और नहीं तो जनरल नियम से भी लगा सकते हो, जनरल नियम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, बात समझ में आया भाई, स्क्वायर है बाबू, तो जैसे हम यहाँ समझा दे रहे हैं, देख लो, नहीं तो कहोगे कहाँ से आ गया, सी एकदम हल्के माइंड समझा दे रहा हूँ, वो कहाँ से K डैश n² K आ गया। देखो K बराबर क्या होता है, P² / 2m होता है। ठीक, समीकरण 1 मान लो। अब यदि संवेग n गुना कर दिया जाए तो संवेग जो P डैश होगा, नया वाला P डैश, वो nP के बराबर हो गया। हाँ सर, तो K डैश बराबर क्या आएगा, P डैश का स्क्वायर अपान 2m, मास तो वही रहेगा। हाँ सर, P डैश का मान रखो, nP का होल स्क्वायर अपान 2m, चलो ज़रा रखो, इसे खोलो, n² P² अपान 2m, तो K डैश बराबर क्या आ गया, n² P² अपान 2m, और इतना क्या है सर, समीकरण 1 से K है, तो K डैश बराबर क्या आ गया, n² K आ गया। अर्थात K क्या है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, K डैश क्या है, नई गतिज ऊर्जा, तो नई गतिज ऊर्जा n² प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। n क्या है, गुना, कितना गुना संवेग को कर रहे हैं, जैसे 2 गुना कर रहे हैं तो 2 है n, 3 गुना करेंगे 3 है n, 4 गुना करेंगे तो 4 है n, वही हम डायरेक्ट वहाँ लिख दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ क्या हो जाता, 4 गुना हो जाता, आंसर क्या हो जाता है यहाँ सर, 4 गुना, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 गुना। और मान लो अगर 5 गुना कर दें संवेग तो गतिज ऊर्जा 25 गुना, 3 गुना कर दें संवेग तो गतिज ऊर्जा 9 गुना, सीधा कर सकते हो। अब आपके मन में आया, मान लीजिए सर संवेग गतिज ऊर्जा 9 गुनी कर दें तो संवेग 3 गुना, भाई P हटाओगे तो कर्णी लग जाएगा, तो ये अगर 9 गुना गया तो कर्णी में 9, तो ये 3 गुना हो जाएगा, सीधी सी बात है। परसेंटेज में चला गया तब, चलो अच्छा लगा देते हैं, पहले ये सब बना लो फिर बात करते हैं परसेंटेज में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। पहली बात तो वृद्धि, अगर संवेग में वृद्धि होगी तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, संवेग में कमी होगी तो गतिज ऊर्जा में कमी होगी। क्यों, क्योंकि दोनों अनुक्रमानुपाती संबंध रखते हैं। अच्छा बात, तो कैसे निकालेंगे, चलो जनरल नियम बताते हैं फिर जादुई नियम बताते हैं। ठीक है सर, पहले जनरल नियम बताइए। हल करने का जो तरीका होता है, K बराबर P² अपान 2m, बोलो यही है। हाँ सर यही है, यही है।
तो के डैश बराबर कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है सर? 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि का मतलब जानते हो? 20% की वृद्धि मतलब अर्थात 100% मतलब एक होता है, 20% मतलब 120 की वृद्धि हो गई, वो क्या हो जाएगा? बढ़ गया तो 120। जैसे अगर 20% वृद्धि हो गई तो इसका मतलब 120/100 अर्थात 1.2 p। पहले संवेग जो था 20 बढ़ेगा तो इसका मतलब 1.2 हो जाएगा। 30 बढ़ गया 30% तो 130/100 अर्थात 1.3 p। समझ रहे हैं? मतलब घट गया तब सर 100 में से घटा दो, 20% घट गया तो 0.8, 80% हो बचा तो 80% का मतलब क्या होता है? बटे 100, तो 100 का भाग करोगे 0.8 p बचेगा। समझ रहे हैं? बढ़ जाए तो जितना बढ़े उतना 100 में जोड़ दिया करो, घट जाए तो जितना घटे उतना 100 में से घटा के परसेंट निकाल दिया करो, 100 का भाग करके पॉइंट में आएगा उतना पी हो जाएगा। समझ रहे हैं? कुछ समझ रहे हैं? तो 20% बढ़ा है, इसका मतलब नया वाला कितना आ जाएगा? नया वाला पी डैश होगा वो पुराने पी का कितना होगा बता सकते हो संवेग भाई? 1.2 पी। नया वाला पी क्या होगा? 1.2 पी। बढ़ गया मतलब 20%, 100 में जोड़ देंगे तो 120/100 कर दोगे 1.2 आ जाएगा। ठीक है? हाँ, जनरल नियम बता रहा हूँ, अभी जादुई नियम अलग से बताऊँगा। के डैश बराबर क्या होगा सर? पी डैश का स्क्वायर अपान 2m। हाँ, पी डैश मतलब ये 1.2 पी का होल स्क्वायर अपान 2m, 12 बरहियम 144। ठीक है? पी स्क्वायर अपान 2m। अब पी स्क्वायर अपान 2m यही तो पहले से के है, तो इसका मतलब के डैश बराबर 1.44 के आ गया। समझ रहे हैं कि नहीं? देख लो, पी स्क्वायर अपान 2m का स्थान के लिख सकते हो। इसका मतलब जो नया गतिज ऊर्जा आया वो पुराने गतिज ऊर्जा के 1.44 गुना आया। अब परसेंटेज में बदल लो। किस में बदल लो? परसेंटेज में। परसेंटेज कैसे बदलते हो? अंतिम माइनस प्रारंभिक और जिसके सापेक्ष निकालते हो उसी से भाग करके 100 गुणा कर देते हो। तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी किसमें? गतिज ऊर्जा में। तो क्या हो जाएगा? के डैश माइनस के अपान के इंटू 100। के डैश क्या है? 1.44 के माइनस क्या? के अपान क्या? के गुणे क्या? 100। घटा दो भाई, कितना आ जाएगा? के में के जाएगा 1.44 के में के जाएगा 0.44 अपान के कट जाएगा, कुल मिला के 44.44 गुणे 100, 44% आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। कोई जादुई तरीका? जादुई तरीका मैं कई ठो बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। अभी तो ऐसे निकाल दिए, अब कोई जादुई तरीका बताइए सर। बताता हूँ, इसे बना के हटाओ तब बताता हूँ। उत्तर याद रखना 44% बस। ठीक हो गया? हाँ, हटाओ, अब तरीका सीखो। ऐसे परीक्षा में क्यों लगाओगे? हैं? जब ये परसेंटेज का सवाल है तो फिर मैथ से लगा दो ना इसे, काहे को फिजिक्स लगा रहे हो इसमें? सर मैथ क्या कहता है? अरे के प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर ही तो है। के प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है। हाँ सर। अच्छा ये बताओ, प्रतिशत पढ़े हो, जब परसेंटेज पढ़े हो क्या मैथ में, तो आप वर्ग अगर कहा जाता है कि किसी वर्ग की भुजा में अगर 10% की वृद्धि हो जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, कितने परसेंट की? सवाल समझ में आ गया होगा। तो वही तो होता है, वर्ग की भुजा क्या होती है? वर्ग का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है? एरिया होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो वही तो चीज़िया यहाँ भी सेम है, देख नहीं रहे हो? इसका मतलब के क्या है? पी स्क्वायर है। सेम बात चलता है मैथ का ही, फिजिक्स में भी चलता है, फालतू मत परेशान हुआ करो। प्रतिशत वृद्धि या कमी कभी भी आप पढ़ते हो, प्रतिशत वृद्धि, प्रॉफिट लॉस या कमी, पगलू प्रॉफिट लॉस जो पढ़ते हो वो क्या पढ़ते थे? ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ये पढ़ते हो।
जब आप, ये किसी के लिए, आयत वयत के लिए भी होता था, लेकिन यहाँ के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मैथ अभी समझा रहा हूँ। जब दोनों बढ़ रहे हों, एक बढ़ रहा हो एक घट रहा हो, तो जो घट रहा हो उसे माइनस रखते हैं, जो अगर बढ़ रहा है तो उसे प्लस रखते हैं। जैसे 10% वृद्धि 10% कमी वहाँ करता था, याद होगा। तो जो बढ़ रहा है उसे प्लस, जो घट रहा है उसे माइनस करते हैं बस, और इस फार्मूले में रख के निकाल लेते हैं, और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ क्या है, भुजाएं समान हैं, अर्थात b बराबर भी ये है। अरे हाँ ना बोलो, हाँ। तो अगर वर्ग की भुजाएं जब समान होती थी तो b के स्थान पे ये रख दो तो क्या निकल कर आता है, यही आ जाएगा a प्लस ए स्क्वायर बटे 100 आ जाएगा। नहीं, ध्यान से समझो, कुछ नया चीज़ सिखाऊंगा। सर यही हो गया? हाँ सर यही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी तो आप प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालते हो, इसको भी क्या कहते हो, प्रतिशत वृद्धि या कमी। कब? अगर वृद्धि हो रहा है तो ए को पॉजिटिव रखेंगे, कमी हो रहा है तो ए को निगेटिव रखेंगे। ऐसा आप गणित में पढ़ते हो। सर यहाँ सेम वही बात लगा देंगे, सेम वही बात लगा सकते हो। गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि या कमी किसमें? गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में। ये क्या लिख सकते हो, सीधा सीधा लिख सकते हो आप, P कितना था वो, A के स्थान पे 2P प्लस P स्क्वायर अपॉन 100। समझ रहे हो? सर P क्या है? संवेग है। P क्या है? संवेग है। जहां P क्या है? संवेग है। सर यदि वृद्धि हो रही है तो P को पॉजिटिव रखेंगे, यदि कमी हो रही है P को निगेटिव रखेंगे। यदि वृद्धि हो रही है, प्रतिशत वृद्धि है, तो P को पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव माने वृद्धि। और यदि प्रतिशत कमी हो रही है, कमी, तो P को निगेटिव रखो। देखो अपने आप उत्तर आ जाएगा। और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब वृद्धि होगी, अगर रिजल्ट निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब कमी होगी। कोई भी सवाल उड़ा दोगे यार, परसेंटेज वाला जो आ रहा है। मेरे पास और भी तरीका है लेकिन इसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से लाए, समझ में आया? हाँ, सेम बात वहाँ से। प्रतिशत बड़ा काम की चीज़ है। अगर तुम प्रतिशत जान गए, विश्वास करो, तो जहाँ भी प्रतिशत का सवाल आए लगा सकते हो। यहाँ तुम्हें अनुक्रमानुपाती लग रहा था इसलिए इस तरह से लगा दिए हम, और स्क्वायर था। कहीं कहीं व्युत्क्रमानुपाती लगता है तो हम व्युत्क्रमानुपाती वाला फार्मूला सेट कर देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे फार्मूले होते हैं, लेकिन अब तुम्हें क्या समझाएं, कोई बात नहीं है। चलो दिखाता हूँ, इसे हटाएं। हाँ, कहाँ से आया, समझ में आया? तो अब बताओ, 20% की वृद्धि किया गया था। अब सवाल को तो हल कर दो, ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल होता है, बार बार आता है। तो यदि 20% की वृद्धि किया गया, इसका मतलब कर दो ना यहाँ, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी। जब वृद्धि किया गया है तो वृद्धि आएगा, काम खत्म यार। वृद्धि कितना हो जाएगा, 2P के स्थान पे 20% प्लस चाहे परसेंट लगाओ या ना लास्ट में लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि पहले लगाए, लास्ट में लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। सब लास्ट में परसेंट लगा देना। लो ये भाई, ये परसेंट कर दो, काम खत्म। समझ रहे हो? हाँ सर, ये प्रतिशत वृद्धि या कमी परसेंटेज में आना ही है लास्ट में, तो परसेंटेज लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये परसेंटेज पहले लिखे हैं तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो 20 हो गया, और 20 की स्क्वायर अपॉन 100, तो 20 दूना 40 प्लस 20 है यहाँ 400 अपॉन 100। भाई साहब कट गए, 44 आया कि नहीं? 44% आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसा सवाल हो लगा सकते हो। हटाएं इसे, हाँ हटा दे, बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हटा दिए। सर कोई और तरीका है? लो और तरीका बता देता हूँ, समझ में आना चाहिए, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं। फ्रैक्शन विधि से भी लगा सकते हो। फ्रैक्शन विधि क्या है? अगर 20% की वृद्धि का मतलब 20% को फ्रैक्शन में तोड़ लो,
तो इसको लिखोगे 1/5, 20 पंचे 100, 1/5, 20% का मतलब 1/5। तो वृद्धि का मतलब और कमी का मतलब समझ लो। 1/5 है तो अगर वृद्धि हो रहा है, कह रहा है 1/5 की वृद्धि हो रहा है, 1/5 की वृद्धि, 1/5 की वृद्धि का मतलब समझ रहे हैं, 20% की वृद्धि का मतलब 1/5 की वृद्धि, मतलब 5 में 1 की वृद्धि। पढ़ते कैसे हैं समझ में? 5 में 1 की वृद्धि। तो 1/5 की वृद्धि का अर्थ है कि 5 में 1 की वृद्धि, मतलब 5 से क्या हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ दो, 5 से 6 हो जाएगा। समझ रहे हो? 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बस इतना ध्यान दें कि जो के है वो अनुक्रमानुपाती है p² के, अर्थात 5 से 6 हो गया है मोमेंटम, लेकिन स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इस दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। इसका मतलब 25, 5 से 25 से 6 36, 25 से कितना हो जाना है 36, स्क्वायर कर दिए भाई, क्योंकि सवाल में स्क्वायर था। सवाल में क्यूब होता तो क्या करते सर, क्यूब कर देते और क्या, और करणी होता तो स्क्वायर रूट निकाल लेते। जादू अलग जादू सिखा रहा हूँ, थोड़ा मैथ गंभीर है, अब समझ पाओ तो समझ में, नहीं आएगा तो जाने दो। अब क्या बताएं, 5 से 25 हो गया, 6 36 हो गया। अब 25 से कितना हो गया 36, कितने का डिफरेंस हुआ, कितने बढ़ा। अब इसी का परसेंटेज निकालो, उत्तर हो गया 25 से 36, 5 6 5 11, इसका मतलब 11/25। 25 से 36 कितना वृद्धि है, वृद्धि है, कितना प्रतिशत वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि किसमें, अब काइनेटिक एनर्जी में निकाल रहे हैं हम। 25 ये काइनेटिक एनर्जी बन गया, क्या हो गया, अब काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो गई 11/25, 25 से कितना बढ़ा है 11 बढ़ा है, तब 36 हुआ, तो 11 बढ़ा तो 11 वृद्धि हो गया, 25 में गुणे 100 कर दो, तुम्हारा क्या निकल आएगा परसेंटेज वृद्धि। 25 चौका 100, 11 चौक 44, देख रहे हो इतना परसेंट की वृद्धि। समझ में आया तो अच्छा है। अब क्या बताएं, हम तो कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलो एक आक और करते हैं 2-3 तरीके से, ठीक है। हाँ, जनरल तरीके से भी बता दिए, ऐसे भी बता दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, इसी में सवाल नंबर 3 कर देते हैं। मान लो कि ये कमी कर दिए हम, कितना 50% की कमी कर दिए, 50% की कमी, अरे मास्टर कमी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत कमी, क्योंकि कमी होगा तब, अरे हाँ ना बोलो, हाँ सर कमी होगा। तो फार्मूला तो सेम रहेगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा सर, सामान्य बीज से सॉल्व करें तो मतलब इस फार्मूले से सॉल्व कर दें तो प्रतिशत कमी किस में, गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा 2p + p²/100, यही फार्मूला है। हाँ, कमी में क्या रखते हैं, निगेटिव p को रखते हैं, तो चलो रख दो, 2 रहने दो, p को क्या रखोगे -50, अरे हाँ ना बोलो, हाँ परसेंटेज रहने दो, लास्ट में लगा लेना, प्लस -50 का स्क्वायर बटे क्या 100, कोई दिक्कत नहीं। कमी में क्या रखेंगे -50 दूना 100, -100 और प्लस 50 गुणे 50 तो 25, 5 में 25, 2.5 आ जाएगा, 25 हो गया, ये देखो 20/100, भाई साहब कट लिए। अब देखो -100 और +25 क्या हो जाएगा भाई, -75 हो जाएगा गुरुजी, तो -75% हो गया। इसका मतलब परसेंटेज कमी गतिज ऊर्जा में क्या है, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत कमी क्या हो जाएगा -75, मतलब 75% की कमी हो जाएगा। माइनस क्या बता रहा है कमी, प्लस क्या बताता है वृद्धि, तो 75% की कमी हो जाता है किसमें, गतिज ऊर्जा में। समझ में आया सर? वो जादू वाले नियम से ज़रा बताइए, अपने नियम से बताएं। चलो देखते हैं, नहीं आए तो मास्टर बोले और नहीं आए, इसकी औकात है। चलो देखते हैं। तो 50%, ठीक, 50% को फ्रैक्शन बदल लो, 1/2, 50% मतलब 1/2 फ्रैक्शन होता है, 2 कमी कर रहा है, 50% की कमी का मतलब 2 में से, ये फ्रैक्शन का मतलब 1/2 की कमी, मतलब 2 में 1 की कमी, 1/2 की
कमी का अर्थ क्या होता है, मतलब 2 में 1 की कमी, अर्थात 2 में 1 घटाओ, 2 माइनस 1, तो 2 से क्या हो गया, 1 हो गया, 2 से 1, ये क्या आ गया, 2 से 1 क्या हो गया सर, ये तो P है सर, P संवेग, लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन संवेग से कैसा है, जो रिलेशन हो उस रूप में तोड़ दो, p², तो इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 से क्या हो जाएगा, 1, इसके दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, इधर 4 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, 1 का 1 ही हो जाएगा। अब 4 से कितना कम हो गया सर, 3, 4 में से 3 कम करो तब ना, हाँ, तो चाहे निगेटिव लाना है तो दिस माइनस दिस करोगे हरदम, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो 1 माइनस 4 अर्थात -3, हाँ, तो -3 हो जाएगा अपन किस में, 4 में, ठीक है, और गुणे 100, भाई साहब 25 तियाँ 75, अरे गुरुजी गजब बताया, आया ना वही, देख लो कोई दिक्कत नहीं सर। बाकी जब अभी मान लो संवेग दे दिया जाए, गतिज ऊर्जा दे दिया जाए, संवेग पूछे तो करणी में आने लगेगा, तब ये लोग क्या करेंगे, तब ये नियम हमारा सदैव सत्य होगा, बढ़िया फायदा करेगा। तो चलो देखिए, कह रहा है यदि गतिज ऊर्जा में 75% कमी कर दिया जाए तो संवेग में 1% कमी बताइए। अब आपका वो फार्मूला तो फेल हो जाएगा, क्योंकि वो फार्मूला था p² के रूप में जब था, तब k p दिया हो, k में प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालो तो सही है, लेकिन k देकर p पूछ रहा है, तो आपको पता ही है कि p² प्रोपोर्शनल टू k होता है, तो यहाँ से p बराबर क्या हो जाएगा, p प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, या p प्रोपोर्शनल टू करणी में k, ऐसे भी कह सकते हो ना समझ रहे हो कि नहीं, ये चीज़ आ गया। तो जनरल नियम से पहले लगा दो, देखो क्या आता है जनरल नियम से, फिर तुम्हें दूसरा तरीका बताएं। हल में देखो क्या होता है सर, p बराबर 2 मनोज कुमार, यही कांस्टेंट थे, यही था ना, करणी हटाओगे तो यही आ जाएगा। हाँ सर, चूँकि काइनेटिक एनर्जी दे दिया है और आपको p पूछ रहा है संवेग, तो गतिज ऊर्जा में 75% कमी का मतलब समझ रहे हैं, बताए थे ना, 100 में से घटा दो, इसका मतलब नया गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, जो नया गतिज ऊर्जा हो गया 25%, 75% कमी मतलब नया गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, पुराने का 25%, तो 25% मतलब भाग करो 100 का 25 में, तो 0.25 k, नया वाला ये हो जाएगा, समझ में आया। तो हाँ, डायरेक्ट कर दें, बताओ जैसा कहो। तो सर संवेग पूछ रहा है, तो उठा के रख दो, p' बराबर क्या हो जाएगा, 2 मनोज कुमार k', अरे हाँ ना बोलो, हाँ सर ठीक है, तो p' बराबर ये देखो 2 मनोज कुमार k' के स्थान पे 0.25 k, यही हो जाएगा। और 0.25 को जरा खोल दोगे तो क्या आ जाएगा, 25/100, 5/10 बाहर आ गया, 5/10 बाहर आ गया, करणी में 2 मनोज कुमार, और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू सर p होता है, इसका मतलब p' बराबर क्या हो गया, 5/10 अर्थात 1/2, 1/2 क्या p आ गया, इसका मतलब p' बराबर 1/2 p। अब आप निकाल लो संवेग में क्या कमी, किस में, p में कमी क्या हो जाएगा, p' माइनस p अपान p इंटू 100, p' क्या है 1/2 p माइनस p अपान p इंटू 100। देखो सॉल्व करो, 2 इधर चला जाएगा, p माइनस 2p अपान 2p इंटू 100, सॉल्व कर लिए, तो इधर -1 आ जाएगा, -1 p कट जाएगा, ये आ जाएगा -50%, इसका मतलब 50% की कमी। इसमें कितना आएगा, 50% की, गतिज ऊर्जा में कितना था 75, इसमें कितना है 50%, ओके। हाँ, लेकिन अब इसी को आप जादुई तरीके से जानना चाहोगे तो जादुई तरीके से लगा देते हैं, जादुई तरीका क्या है, 75% को आप भिन्न में बदल लीजिए, 75% को आप भिन्न में बदल लीजिए, 3/4, 75% का मतलब 3/4, 75/100 कर दो, 25 3 75, 25 100 का 100, भिन्न में 3/4। अब 3/4
की कमी। इसका मतलब समझ रहे हो कमी कैसे निकालते हैं, अभी समझाए थे। मतलब 4 में 3 की कमी, 4 में 3 की कमी करो, 4 में 3 की कमी करो, 4 माइनस 3 तो 1 आ गया, 4 माइनस 3 करो तो 1 आ गया, सही है। हाँ सर, तो ये जरा समझो, ये क्या आ रहा है, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। किसमें है, ये क्या आ रहा है सर, काइनेटिक एनर्जी आ रही है, 4 से 1 हो रही है, काइनेटिक एनर्जी 4 से 1 हो रही है। तो सर P क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, पहले ये बताओ P क्या होगा। 4 से 1 हो गया काइनेटिक एनर्जी, तो P क्या हो जाएगा, P बराबर कर्णी में K है, P बराबर क्या है, कर्णी में K है, तो कर्णी में लगा दो, इसका मतलब 4 पे भी कर्णी लगाओ, 1 पर भी, तो क्या हो जाएगा P, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, कर्णी में 4 लगाओगे तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, और 1 का वर्गमूल क्या होगा 1, इसका मतलब 2 से 1 हो जाएगा। P क्या होगा 2 से 1, कितने का अंतर हुआ, 2 से 1 हुआ तो 1 माइनस 2 करो, -1 अर्थात 1 का अंतर हुआ, तो निकाल दो क्या, प्रतिशत कमी इन P क्या हो जाएगा, P में प्रतिशत कमी क्या हो जाएगा, 2 से 1 हुआ तो -1 अर्थात 1 का कमी हुआ, किसमें 2 में, 2 से 1 हो गया तो -1/2 गुणे 100 -50%, देख रहे हो। तो ये वाला जो जादुई तरीका फ्रैक्शन वाला है, वो चाहे तुम्हारा प्रतिशत कमी हो या प्रतिशत वृद्धि हो, सब पर काम करेगा, चाहे वर्गमूल हो, चाहे घनमूल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे 3 घात हो, सब के लिए समान है। यहाँ तक व्युत्क्रमानुपाती में भी बहुत बेहतरीन काम करता है, बस आपको फीलिंग समझना होता है, जब समझ लोगे बात तब। तो परसेंटेज अगर थोड़ा मन से पढ़ोगे तो बड़ा काम देगा। अभी मैथ हम लगा रहे हैं, अब फिजिक्स तो कहानी ख़त्म, फिजिक्स तो ऐसे लगती है देसी मेथड, मैथ से आप उत्तर तुरंत बता दोगे। अब समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो अब क्या बताएं। अब हमारा काम था बताना, 2-3 तरीका समझा दिया, लगा लो, फिर बाद में देखेंगे।